Hello everyone, welcome to today's class. This is the third session of the chapter Theory Base of Accounting, Accounting Standards and IFRS of class 11. In the previous class, we had discussed various concepts and principles like prudence concept, full disclosure, materiality principle. Now in today's session, we'll be proceeding further. We'll be beginning with the explanation of historical cost concept, matching principle, revenue recognition principle, etc. Now the first principle for today is cost concept or historical cost principle. According to this principle, an asset is recorded in the books at the price paid to acquire it and cost becomes the basis for its accounting in the subsequent accounting period. बेटा इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम कोई एसेट परचेज करते हैं, हम उस एसेट को जिस परचेज प्राइस पे हमने उसको परचेज किया होता है, जिस कॉस्ट प्राइस पे हमने उसको परचेज किया होता है, हम उसी प्राइस पे उस एसेट को रिकॉर्ड करते हैं. सब्सिक्वेंटली ईयर आफ्टर ईयर जब एसेट को हम यूज करते हैं, एसेट डेप्रिशिएट होता जा रहा है, तो हम एसेट की जो बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू का मतलब होता है द वैल्यू ऑफ द एसेट विच वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड इन आवर बुक्स ऑफ अकाउंट. तो जो एसेट की बुक वैल्यू है वो आपकी वैल्यू रिकॉर्ड होती है एट द परचेज प्राइस लेस डेप्रिसिएशन. So asset is recorded at cost at the time of its acquisition and is reduced year after year by charging depreciation based on the useful life of that asset rather than its market value. यानी कि let's take an example. मैंने एक एसेट 50,000 का परचेज किया. मैंने उस एसेट को 1 ईयर के लिए यूज किया और हमने ये माना कि चलो इस एसेट की यूजफुल लाइफ 5 इयर्स है. तो हर साल द वैल्यू ऑफ दिस एसेट इज गोइंग टू रिड्यूस बाय 10,000. मतलब 10,000 से ये एसेट डेप्रिशिएट करता जाएगा. देखिए 50,000 वैल्यू है, 50,000 डिवाइडेड बाय 5 इट विल गिव अस 10,000. तो 10,000 हर साल ये एसेट डेप्रिशिएट करता जाएगा. तो जब मुझे अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट को रिकॉर्ड करना है, तो मैं एसेट को रिकॉर्ड करूंगी जिस साल परचेज किया उस साल तो 50,000 का, लेकिन हर साल उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट होती जाएगी 10,000 से. तो नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के एंड में मैं उसको रिकॉर्ड करूंगी, लेट से फर्स्ट ईयर के एंड पे उसको रिकॉर्ड करूंगी लेट से 50,000 माइनस 10,000 विच इज इक्वल टू 40,000. सेकेंड ईयर के एंड में 40,000 माइनस 10,000 30,000. सो an asset is shown in the balance sheet at its book value. और बुक वैल्यू का कैसे निकलती है? जो भी उसकी कॉस्ट होती है उसमें से हम डेप्रिसिएशन को लेस कर देते हैं. वी आर गोइंग टू गेट द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट. Since the acquisition cost of an asset relates to the past, it is referred to as historical cost concept. हम कभी भी एसेट को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं करते, हमेशा एसेट को जिस साल परचेज किया है उस साल परचेज प्राइस पे, और सब्सिक्वेंटली हम उसकी वैल्यू रिड्यूस शो करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन. Now, drawback of this cost principle is, first, it ignores the recording of asset for which nothing is monetary in monetary terms is paid. For example, good brand name, favorable location, technological knowledge, etc. And it will remain unrecorded even though these are valuable assets. आप देखिए आपके जो एसेट है, आपकी गुडविल भी एक एसेट होती है. फाइन. तो जब तक मैं गुडविल को परचेज नहीं करती, गुडविल परचेज होती है जब मेरा बिजनेस परचेज होता है. हम ये बात 12th में पढ़ेंगे भी. 2 तरीके की गुडविल होती है, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल. तो गुडविल परचेज होती है जब मेरा बिजनेस, मैंने कोई बिजनेस परचेज किया है, तो गुडविल तब हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करते हैं, अदरवाइज हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में गुडविल को शो नहीं करते. सो दैट इज व्हाई इट्स रिटन कि ये कॉस्ट प्रिंसिपल
ये इग्नोर करता है रिकॉर्डिंग ऑफ एसेट्स फॉर विच नथिंग इन मॉनेटरी टर्म्स इज पेड। अब आप देखिए, अगर मेरे गुडविल है मार्केट में, मेरा ब्रांड नेम है, मेरा बिजनेस फेवरेबल लोकेशन पे लोकेटेड है, टेक्नोलॉजिकल नॉलेज है हमारे पास, तो हम जब तक ये बिजनेस सेल नहीं होगा इसकी मॉनेटरी टर्म्स में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, या हम परचेज नहीं करेंगे तो मॉनेटरी टर्म्स में इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। It results in inflated or understated profits during inflation as depreciation is charged on the basis of historical cost and not on the basis of market value। अब देखिए, कई बारी क्या होता है कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में एसेट की वैल्यू शो हो रही है 40,000, लेकिन आज अगर मैं मार्केट में सेल करने के लिए जाऊं उस एसेट को, तो देर इज अ रेडी बायर जो कि उस 40,000 के एसेट के लिए मुझे 45,000 देने के लिए रेडी है। तो यानी कि मार्केट वैल्यू 45,000 है, लेकिन मैंने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको 40,000 दिखा रखा है। तो दिस इज अगेन अ ड्रॉबैक ऑफ कॉस्ट प्रिंसिपल कि वो मार्केट वैल्यू को, जो कि एक्चुअल मार्केट वैल्यू है, उसको टोटली इग्नोर करता है। फाइन, नेक्स्ट प्रोसीड टूवर्ड्स द मैचिंग प्रिंसिपल। According to matching principle, expenses incurred in an accounting period should be matched with the revenue recognized in that period। अगर मुझे true profit किसी फाइनेंशियल ईयर का पता करना है तो उस फाइनेंशियल ईयर के एक्सपेंसेस को मुझे सब्ट्रैक्ट करना होगा फ्रॉम द रेवेन्यू अर्नड ड्यूरिंग दैट पीरियड, तभी मुझे एग्जैक्ट प्रॉफिट उस फाइनेंशियल ईयर का पता चलेगा। Profits earned by a business during a period can be correctly measured only when revenue is earned during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue. Such matching of revenue with expenses is based on accrual system of accounting, and accrual system of accounting we had already done in detail. The next principle which we are going to discuss is dual aspect or duality principle. Dual aspect का मतलब double aspect. According to this principle, every business transactions has two aspects, a debit and a credit of equal amount. अब let us introduce this term debit और credit. ठीक है बेटा, अब डेबिट और क्रेडिट का लिटरल मीनिंग कोई नहीं होता। डेबिट और क्रेडिट का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज। अब किस अकाउंट में इंक्रीज होता है और किस अकाउंट में डिक्रीज होता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द चैप्टर्स अहेड। फाइन, फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन जब होती है तो उस ट्रांजैक्शन का डुअल इफेक्ट होता है, एक डेबिट और एक क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। In other words, for every debit, there is a credit of equal amount in one or more accounts and vice versa. The system of recording transactions based on this principle is termed as double entry system. आप जो बुक फॉलो कर रहे हैं, आप देखिए उस बुक का भी नाम यही है, डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। और हम पूरी अकाउंटेंसी में वी आर गोइंग टू लर्न द डबल एंट्री सिस्टम, that for every debit we are going to have equal credit. Because of this principle, balance sheet has two sides, asset side and liability side, and both are always equal to each other under all circumstances. We are going to learn how to prepare balance sheet in the chapter accounting equation. आप उसमें देखेंगे कि बैलेंस शीट की दो साइड्स होती हैं, एक में हम सारे एसेट्स शो करते हैं और दूसरी साइड हम सारी लाइबिलिटी शो करते हैं। और जब हम दोनों दोनों साइड का टोटल करते हैं तो दोनों साइड का टोटल इक्वल आता है। रीजन यही होता है द डुअल aspect or duality principle, because sum of all the debits should be equal to sum of all the credits. The next principle which we are going to learn is revenue recognition principle. According to this principle, revenue must be recognized when a transaction has been
entered into and the obligation to receive its payment has been established. It is very important to decide the point of time when revenue can be assumed to have been recognized as revenue recognized is only considered for the computation of profit. For example, and we had done this example previously also when we were discussing basic accounting terms. Suppose a firm sells good in January 2015 but receives the amount in March 2015. As per the principle of revenue recognition, हम revenue को बेटा जनवरी 2015 में ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे जब हमने गुड्स और सर्विसेज डिलीवर कर दिए. क्यों? क्योंकि हमारी लीगल ऑब्लिगेशन अराइज हो गई. किस चीज की लीगल ऑब्लिगेशन? टू रिसीव द पेमेंट इन द मंथ ऑफ मार्च. However, if the firm has received only an advance in January 2015, सिर्फ जनवरी 2015 में गुड्स डिलीवर नहीं किए, सिर्फ एडवांस रिसीव किया है, तो वो एडवांस रेवेन्यू नहीं माना जाएगा फॉर द मंथ ऑफ जनवरी. देन रेवेन्यू will be recognized in the month of March और further months जिस मंथ में हम गुड्स एंड सर्विसेज को डिलीवर करेंगे. फाइन. तो सेल उसी मंथ में मानी जाएगी, उसी अकाउंटिंग पीरियड में मानी जाएगी जब गुड्स एंड सर्विसेज डिलीवर हो जाएंगे. सो दिस वाज रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल. The last principle which we are going to discuss today is verifiable objective concept. Verifiable objective concept says that all transactions should be recorded in an objective manner and they should be free from personal bias. It implies that all accounting transactions should be supported by documentary evidences or vouchers or supporting documents, include cash memo, invoice, bills, etc. For example, cash purchases of goods should be supported by a cash memo and credit purchases of the goods should be supported by an इनवॉइस. अब देखिए बेटा, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है. अगर मैं अपने एक्सपेंसेस इंक्रीज कर देती हूँ तो ऑब्वियसली मेरा जो प्रॉफिट आएगा वो कम आएगा. अगर मैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अपने एक्सपेंसेस ज्यादा दिखा दूं, देन एक्चुअली जो भी मेरे एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उनसे ज्यादा दिखा दूंगी तो मेरा प्रॉफिट कम आएगा. और अगर मेरा प्रॉफिट कम आएगा तो मेरी टैक्सेबल इनकम भी कम बनेगी. अब गवर्नमेंट कहती है हम ऐसे थोड़ी मान लेंगे कि आप कोई भी कितना भी एक्सपेंस दिखा दो. हर एक एक्सपेंस को, रादर हर एक इनकम को भी, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को जो कि आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड कर रहे हो, उनको आपको सपोर्ट करना होता है विद द डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस का एग्जांपल देखिए, जब आप कैश परचेज करते हैं तो आप कैश मेमो मांगिए. अगर आप क्रेडिट परचेज करते हैं तो बिल जनरेट होता है, you are going to get a copy of the bill also. तो कैश मेमो, बिल, इनवॉइसेस, दे आर दी डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस. और बिजनेस की हर ट्रांजैक्शन जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होती है, ऑल दोज ट्रांजैक्शंस शुड बी बैक्ड बाय, मतलब उन सब ट्रांजैक्शंस का आपके पास एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए. उन्हीं के बेसिस पर, डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस के बेसिस पर ही आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर सकते हैं. I hope that all the concepts and principles which we have discussed so far is being clear to all of you. If you have any query, you can drop a message on the WhatsApp number given at the end of the slide. That's all for today from my side. Thank you very much.